नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल 3 एग्ज़ाम जो आपके 23 और 24 दिसंबर को होने वाली है, एडमिट कार्ड भी छप गया है। तो आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं आयोग के वेबसाइट से। तो दोस्तों, इन्हीं एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और इसका फ़ायदा आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। साथ ही साथ जो भी प्रश्न होगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे हम, ताकि आपको याद करने में कठिनाई महसूस ना हो। दोस्तों, इससे पहले एक कोटेशन पे यहाँ ध्यान देते हैं थोड़ा सा। ये सीन आप ज़रूर देखे होंगे। ये सीन है आपका एस्पिरेंट सीरीज का, और इसमें जो नीचे लिखा है एक बार ज़रा इसे पढ़िए। क्या लिखा है? जब भी कभी पढ़ने का मन न करे तो आंख बंद करके अपने घर की आर्थिक स्थिति को याद कर लेना। ये आई होप जो है अंदर से आपको पढ़ने के लिए जरूर जुनून पैदा करेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? टोक्यो ओलंपिक 2020 जो है ये आपका 2021 के अंदर कराया गया था टोक्यो जापान में। दोस्तों बता दूं, 2020 वाली ओलंपिक ही 21 में कराया गया था, क्योंकि 20 में जो है कोरोना के चलते जो है कोई भी देश ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहा। तो इसमें टोटल 205 देशों ने भाग लिया था। टोक्यो ओलंपिक में टोटल 205 देश, 33 खेल को शामिल किया गया था और 11,000 से अधिक एथलीट ने भाग लिया था। तो ये आपको एक एक पॉइंट जरूर याद रखना है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो है एकदम नीचे से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक प्राप्त किए थे। 1+2+ जो है 4 के रेशियो में था ये, ठीक है। एक गोल्ड जीता था आपका नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के द्वारा एक गोल्ड प्राप्त हुआ था भाला फेंक के अंदर। 2 रजत प्राप्त हुए थे और 4 जो है ब्रॉन्ज प्राप्त हुआ था यहाँ पर। तो टोटल 7 पदक प्राप्त हुआ था, जो अब तक ओलंपिक के सफर में भारत के लिए सबसे बेहतर दौरा रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत जो है 48वें पोजीशन पे रहे थे। पहले पोजीशन पे कौन रहे था? तो आपका जो है यूएसए पहला पोजीशन पे रहा था। भारत को 48वां रैंकिंग दिया गया था। इसके अलावा ओलंपिक की शुरुआत की बात कर लें तो ओलंपिक की शुरुआत आपको 1896 में एथेंस से होती है, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक की एक प्राचीन काल में भी ओलंपिक चलाया गया था 776 बीसी में, लेकिन उसे बंद कर दिया गया और पुनः जो आजकल जो हम ओलंपिक का स्वरूप देखते हैं वो आधुनिक ओलंपिक है। तो यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये पुराना वाला नहीं पूछा जाता है। तो 1896 में पियरे डी कुबर्टिन के प्रयास से एथेंस से शुरू हुआ था, ठीक है। और भारत कब से भाग लेना स्टार्ट किया है? तो सेकेंड ओलंपिक, यानी जो 4 साल के बाद होती है, तो 1896 के बाद 1900 में होगा। और ये 1900 में जो हुआ था ये पेरिस फ्रांस के अंदर हुआ था, और वहीं से भारत अब तक ओलंपिक में भाग ले रहा है। चलते हैं आगे। हाँ, ओलंपिक के बारे में थोड़ा और बात कर लें। भारत को जो है टोटल 10 स्वर्ण पदक मिला है ओलंपिक के अंदर, जिसमें से 8 अकेला हॉकी में मिला है, ठीक है। 8 अकेला हॉकी में मिला है और एक नीरज चोपड़ा के द्वारा मिला है भाला फेंक में, और एक अभिनव बिंद्रा के द्वारा मिला है शूटिंग के अंदर, ठीक है, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। तो सभी बात याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रथम स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला कौन है? तो अभिनव बिंद्रा, जो आपका 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। आई होप आपको ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों, भारत का जो संसद है इसमें राज्यसभा प्लस लोकसभा और भारत के प्रेसिडेंट, ये तीनों से मिलकर बनी होती है आपका जो है क्या, भारत का संसद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का राष्ट्रपति है, ऑप्शन में होता है संसद का अभिन्न अंग, उसके बाद होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख, भारत के प्रथम नागरिक। तो इस उपयुक्त तो तीनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पे राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। जगदीप धनखड़ जी है आपका भारत का उपराष्ट्रपति। इससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे आपसे पूछा जा सकता है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं।
जो आपका वेंकैया नायडू का स्थान लिए हैं। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल की राज्यपाल की पद जो खाली हुआ, माफ कीजिएगा राज्यपाल, तो पश्चिम बंगाल में जो राज्यपाल की पद खाली हुआ वहां पे जो है बोस साहब को राज्यपाल के रूप में जो है डिप्यूट किया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये संसद की ऊपरी सदन होती है आपका राज्यसभा, निम्न सदन होता है आपका लोकसभा। राज्यसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या 250 हो सकता है, लोकसभा में मैक्सिमम सदस्यों की संख्या आपका जो है 550 हो सकता है। कितना? 550 हो सकता है। पहले ये 552 हुआ करता था, लेकिन आपको याद होगा कि 104वां संविधान संशोधन द्वारा जो एंग्लो इंडियन वाली पद्धति है कि एंग्लो इंडियन को जो है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 को नॉमिनेट करेगा और विधानसभा में राज्यपाल 1 को नॉमिनेट करेगा, तो ये सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। इसी कारण लोकसभा में मैक्सिमम नंबर जो पहले 552 हुआ करता था 550 होगा और राज्यसभा में 250 होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, एकता दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? दोस्तों अभी हाल में ही मनाया गया है, तो ये क्वेश्चन को आप वीवीआई करके चलेंगे एकता दिवस को क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो एकता दिवस जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है, लेकिन इसके उपलक्ष्य में नहीं मनाया जाता। ये मनाया जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो ध्यान रहे, एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, जो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, आपने इनका नाम सुना होगा, जो स्वतंत्र रूप से जो खड़ा इमेज है 182 मीटर का, जो दुनिया में सबसे लंबी इमेज है वर्तमान समय में, ये आपका गुजरात के केवड़िया में स्थित था। ठीक है, लेकिन केवड़िया का नाम बदल के भी एकता नगर कर दिया गया है। तो एकता नगर किसी न किसी रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आप एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर 31 अक्टूबर को मनाते हैं। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। इसके बाद जो स्टेचू ऑफ यूनिटी का बात आ गया है, मैंने कल इस पे एक होल वीडियो बनाया था, आप लोग नहीं देखें तो इसमें हमारी गलती नहीं है। तो इसके मूर्तिकार का नाम पूछा जाता है तो राम सुतार है। ठीक है, राम सुतार इसके मूर्तिकार है। ये किस नदी के किनारे हैं ये भी पूछा गया था, तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है स्टेचू ऑफ यूनिटी। अगला हमारा प्रश्न है, कोवैक्सीन का निर्माण कौन से कंपनी ने किया है? दोस्तों कोरोना वायरस में कोवैक्सीन और कोविशील्ड इंडिया में जो है मेन रूप से चलाए गए और सभी को वैक्सीनेट किया गया। तो कोवैक्सीन जो है ये आपको भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा आपको जो है कोवैक्सीन का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों आत्महत्या की थैली जो है ये आपको सेल में उपस्थित लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। एक तो सेल इतने छोटे होते हैं जिसे हम खुले आंख से नहीं देख सकते, मैक्रोस्कोपिक है। इसके अंदर भी कई सारे पार्ट होते हैं। बीच में आपका न्यूक्लियस होता है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके बाद आपका जो है ये लाइसोसोम होता है, और इसके बाद जो है आपका गोल्जी बॉडी होता है, और भी बहुत सारे चीज होते हैं सेल के अंदर। और ये जिसके बीच में जो रहते हैं, ये जो द्रव भरे जाते हैं, इसे कोशिका द्रव कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज आपको सीखने को मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है, तो राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। सेल शब्द की बात आ गई, तो सेल शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जीवित सेल का खोजकर्ता किसे कहा जाता है, तो जो जीवाणु के खोज करता है ना, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, तो ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है जीवित सेल के पिता। वैसे खाली सेल का पिता कहा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। एक एक बात को क्लियर करते चलना है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद क्या बन सकती है? तो प्रकाश संश्लेषण कब होती है? तो खाली दिन के समय होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है बहुत जरूरी है। तो खाली दिन के समय होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रात के समय प्रकाश संश्लेषण हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट बनाता है और अन्य पोषक तत्व तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पौधा बनाता है। प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे का जो है खाना बनाने का एक प्रकार का प्रक्रिया है, जिसमें पौधे को खाना मिल जाता है और हमें ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें जो है सूर्य की प्रकाश आवश्यकता है, उसके बाद जल की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो पिगमेंट है क्लोरोफॉर्म का, माफ कीजिएगा, ये आपका हरित लवक है ना,
हरित लवक की भी आवश्यकता आपकी जो है होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो है हमारा एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों एटीपी का फुल फॉर्म जो है एडिनोसिन ट्रिफॉस्फेट होता है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं यहाँ पे रख लिया हूँ। एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था, एडिनोसिन ट्रिफॉस्फेट होता है। इसी प्रकार से आपको आरएनए और डीएनए का फुल फॉर्म भी याद रखना है। ठीक है, रायोक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस प्रकार का जो है आप इसे ध्यान रखेंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का। आपसे पूछा जाता है कि डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल की खोजकर्ता कौन है, तो वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, डीएनए का किस चीज में यूज होता है तो आप भी जानते हैं, चोर, बलात्कारी, माता पिता, खोए हुए बच्चे वगैरह को जो है बरामद करने, इस सब में जो है डीएनए टेस्ट होता है। सबसे अधिक विद्युत का सुचालक धातु कौन सा होता है, तो ये आपका अर्जेंटम होता है, एजी होता है, जिसे चांदी कहते हैं। चांदी का लैटिन नाम एजी है, जिसे अर्जेंटम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका स्थान आता है तांबा का आता है, फिर एल्युमिनियम का आता है, फिर लोहा का आता है। इस प्रकार से इसकी चालकता घटते क्रम में हमने यहाँ पे बताया है। एक अतिरिक्त जानकारी के अनुसार मैं यहाँ पे रख दिया हूँ, ये प्रश्न नहीं है, कल मैं बताया था कि स्टेच्यू ऑफ पीस कहाँ है, तो राजस्थान में स्थित है। और ये जैन आचार्य की जो है प्रतिमा को लगाया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा स्टेच्यू ऑफ पीस, क्योंकि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी काफी पुराना हो गया, तो वहां से क्वेश्चन आए नहीं आए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। इस पे एक होल वीडियो और पीडीएफ भी मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 किसने जीता है, तो ऑल इंग्लैंड ओपन 2022 के विजेता जो है ये आपका विक्टर एल्क्सन है। कौन है, विक्टर एल्क्सन है। और फार्मूला जो ग्रैंड होती है रेस कार वाली, फार्मूला 1 रेसिंग, वो 2022 का फिर से जो है मार्क वेस्टापेन जीत गया है, 21 वाला भी जीता था। तो ये भी आप भी ध्यान रखेंगे। ऑल इंडिया ओपन 2022 में महिला जो है यामागुची करके है, ये जीती है। तो आप जो है याद रखने के लिए महिला में यामागुची याद रखेंगे। ठीक है, और विक्टर एल्क्सन जीता है आपका ऑल इंडिया ओपन 2022। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जो कार की रेसिंग होती है वो भी बता दिया, मार्क वेस्टापेन, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो ये आपका जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके और भी उपयोग हैं, इसके जो है संविधान का आत्मा कहा गया है अकॉर्डिंग टू भीमराव अंबेडकर के द्वारा। भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को ही कहा गया है। वैसे अगर एग्जाम में आपको सीधा सीधा संविधान की आत्मा पूछा जाता है तो उद्देशिका को कहा जाता है, उद्देशिका या प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन ये पूछ दे कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 32 को कहते हैं। अब आर्टिकल 32 क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार का रिट जारी करता है ये आर्टिकल 32 के प्रयोग करके ही करते हैं। इसके अलावा कोई भी आम आदमी के मौलिक अधिकार का जब हनन हो जाता है तो मौलिक अधिकार के हनन होने पर आम आदमी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यह आर्टिकल 32 इस प्रकार का छूट प्रदान करता है। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को आत्मा कहा था, ये मैं बता ही दिया हूं। एक दोस्तों इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा अगला वीडियो है इस प्रकार का वीडियो होगा कि भारत के सभी सहायक नदी जो है इसको हम मैप से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत के प्रमुख सहायक नदियां, ये आपका ब्रह्मपुत्र का मैप है, यहाँ पे पहले देख लेंगे फिर ऊपर देखेंगे कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो फिर जरूर अटेंड करें। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कैवां स्थान है, कौन सा रैंक रखता है, तो 7th पोजीशन रखता है। पहला आपका रसिया रखता है, जो आपका जो सबसे बड़ा कंट्री है विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से। दूसरा कनाडा है, कनाडा सबसे लंबी सीमा रेखा वाला है, सबसे लंबी सीमा रेखा वाला जो है आपका कंट्री है, स्थलीय सीमा लगती है इसकी, सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है, चाइना चौथा सबसे बड़ा कंट्री है और जनसंख्या के हिसाब से पहला सबसे बड़ा कंट्री है। और कुछ ही दिनों में जो है भारत इसको पछाड़ेगा जनसंख्या के मामले में। ब्राजील 5वां सबसे बड़ा कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया 6ठा सबसे बड़ा कंट्री है, भारत 7वां सबसे बड़ा कंट्री है और अर्जेंटीना 8वां सबसे बड़ा कंट्री है। तो इस प्रकार से ये 8 को आप जरूर याद रखें। कभी कभी ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से छोटा है, और आपको जो है इधर का दे देगा और एक अर्जेंटीना भी देगा, तो अर्जेंटीना आंसर होगा क्योंकि ये 8वां है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कभी कभी ज्योग्राफिकल फॉर्म में परसेंटेज के हिसाब से पूछता है कि भारत के पास कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे।
अगला यहाँ पे मैंने लिख के ही रखा है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में दूसरा स्थान है और 2030 तक जो है भारत जो है पहले स्थान पे आ जाएगा जनसंख्या के मतलब टोटल जनसंख्या के हिसाब से, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में पहला स्थान वर्तमान में चीन का है ना। हालांकि वहाँ पे जो है जनसंख्या की जो वृद्धि है वो घट रही है चीन में, इसीलिए जो है हम इसे पछाड़ने में कम समय ले रहे हैं। निम्न में से किस में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? टमाटर, घास फूस, इस सब में जो है आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल को जो है खाद्य पदार्थ को संरक्षण रखने के लिए भी उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोइक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है, बेंजोएट एसिड का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे याद रखें। ऑक्जेलिक अम्ल में आपको ऑप्शन घास फूस दिया जाएगा तो उसमें भी पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आए दिन पूछे गए हैं बिहार दरोगा वगैरह में, तो मैं इसलिए रख लिया हूँ। संतरा व नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इमली में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का आपसे फार्मूला भी पूछा जाता है, CH3COOH, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो याद कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो भी खट्टे फल होते हैं, जो भी सिट्रस फल होते हैं, सभी में विटामिन सी पाया जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से ऊष्मा का कौन सा समीकरण सही नहीं है? ऊष्मा का समीकरण क्या होता है? H बराबर हीट बराबर क्या होता है? I² RT होता है या IVT होता है? क्योंकि V बराबर क्या होता है? IR होता है, ओम के नियम से आप जानते हैं। तो ये सभी के सभी मैंने यहाँ पे सही रखा है, उसमें से आपको एक गलत करके दे सकता है, तो आप जो है गलत छांटिएगा वहाँ पर, क्योंकि आपके सिलेबस में साइंस भी दिया है और साइंस में हीट चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि साइंस में मैंने न्यूमेरिकल का एक वीडियो बना कर रखा है, वो भी आप देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले, क्योंकि अगर एक भी नंबर मिल गया अतिरिक्त तो आपके लिए अच्छी ही बात होगी। अगला प्रश्न हमारा, नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? दोस्तों 2022 तो अभी निकलेगा ही नहीं ना, क्योंकि लास्ट में दिसंबर चल रहा है, अब निकलेगा। तो 2021 के अनुसार ही पूछेगा, तो कर्नाटक का सबसे जो है अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल। दूसरा स्थान तेलंगाना का रहा है, तीसरा स्थान हरियाणा का रहा है। मैं आपको बता दूं एक बात कि जनगणना जो है अभी आपको 2011 के अनुसार ही चलना है। प्रश्नों को लेकर आपको लूसेंट या फिर किसी भी अच्छी किताब में आपको मिल जाएगा जनगणना संबंधित प्रश्न, तो ये देख के जरूर जाइएगा, क्योंकि आजकल जितने भी एग्जाम पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, जैसे एक सालों से मैं देख रहा हूं, तो जो भी एग्जाम है उसमें जनगणना का एक न एक प्रश्न जरूर आता है किसी न किसी रूप में, तो कवर करके जाए। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा नदी भी प्रमुख है। तो नर्मदा नदी यहाँ पे मैंने ऑप्शन में दे के रखा है। और भी नदी है, जैसे नर्मदा नदी हो गया, और भी बहुत सारे नदी है जो अरब सागर में गिरती है, माही नदी वगैरह भी है। नर्मदा, ताप्ती, सिंधु अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब नर्मदा नदी के बारे में क्या खास है? इसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है। ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ये उल्टी दिशा में बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है, ठीक है। इसके बाद जो है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। तो ये सब बातें नर्मदा नदी के विषय में है। ओमकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना सभी नर्मदा नदी के तट पे जो है स्थित है। इसके बाद स्वर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। यहाँ तक कि गंगा भी जो है आपके बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? अभी मैंने जो कोशिका का सेल का जो फिगर बनाया था, जिसमें न्यूक्लियस दिखाया था, इसमें जो है ये बता रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है। तो एक मेट्रोकॉन्ड्रिया नामक इसमें जो है अंक को दर्शाया था हमने यहाँ पे। तो मेट्रोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, उसमें डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। मेट्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ये सिर्फ जो है पादप कोशिका में पाई जाती है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मेन फर्क क्या है। तो पादप कोशिका में जो है सेल वॉल पाया जाता है। यकृत को केमिकल का फैक्ट्री कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बौने पौधे को किसके प्रयोग से लंबा किया जा सकता है? जो बौने किस्म के पौधे हो जाते हैं उसको टिंगू से जो है लंबू कैसे बनाया जाता है? जिब्रेलिन का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसके बाद है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जो है, जो लोगों का जो जमीन वगैरह है उनकी डिजिटल रिकॉर्ड उसके पास होना, इस प्रकार से जो है छूट देता है ना प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। तो लोगों के धनों का डिजिटल व्यवहार रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इनमें से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। बौद्ध धर्म से भी देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ जैन धर्म ही रखा है। तो बौद्ध धर्म से आपका सारनाथ हो गया, बोध गया हो गया, लुम्बिनी हो गया, कुशीनगर हो गया, आपका श्रावस्ती हो गया। तो ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख स्थान है। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है पूछा है। तो माउंट आबू तो है, राजस्थान में है ये, है ना। पालीताना का जैन मंदिर, ये भी जैन धर्म से संबंधित है, ये भावनगर गुजरात में है।
पारसनाथ मंदिर ये भी आपका जैन धर्म से संबंधित है। इसके अलावा पावापुरी आपका जैन धर्म से संबंधित स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बात आपको जरूर ध्यान रखना है। जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करेंगे तो भगवान ऋषभ देव है, इसे फर्स्ट तीर्थंकर कहा जाता है। और अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर जो है भगवान महावीर को कहा जाता है। तथा अगर आपसे एग्जाम में स्ट्रेस डाल के पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो भगवान महावीर को ही राइट आंसर करके आना है। वैसे संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभ देव, और वास्तविक संस्थापक पूछे तो भगवान महावीर। ठीक है, इसके बाद महावीर ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, वहीं पर बौद्ध बुद्ध जो है पाली भाषा में उपदेश दिए थे। ठीक है, इसके मतलब ये सब बात आपको ध्यान रखना है। बुद्ध और जैन को एक ही साथ पढ़े तो काफी चीज अंतर करके भी आप याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो भी प्रश्न हमें प्राप्त हुआ आपके सामने लेकर आए। हाँ, इससे एक और जैन धर्म की जो 2 बैठक हुई थी, तो पहला आपका पाटलिपुत्र में हुआ था और दूसरा बल्लभी में हुआ था। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है स्यादवाद और अनेकांतवाद, ये शब्द जो है आपका जैन धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है जैन धर्म के रिगार्ड में। चलिए दोस्तों, जो भी प्रश्न यहाँ पे मैंने लगाया कि ये एग्जाम में आ सकता है, सभी प्रश्नों को लेकर आए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और ये PDF टेलीग्राम चैनल से जरूर ले लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।